हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारी समिति के प्रकार पढ़े थे। वो टॉपिक कोऑपरेटिव सोसाइटी का वहीं ख़त्म हो चुका है। आज से हम सेकंड चैप्टर का नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, जो कि है कंपनी। कंपनी क्या होती है उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कंपनी का अर्थ या कंपनी का मीनिंग। A company is an association of persons formed for carrying out business activity and has legal status independent of its member. It is it denotes a group of individuals who are associated for any lawful common object. The capital of the company is divided into small units called as share, and the holder is known as shareholder, and the liability is limited. तो एक कंपनी जो है मनुष्य की वह व्यावसायिक संस्था या समुदाय है जो बड़े पैमाने पर कोई व्यापार चालू करने के लिए स्थापित की जाती है। इसमें कई मनुष्य अपनी पूंजी लगाकर हिस्सा या अंश खरीदते हैं तथा ऐसे मनुष्य को अंशधारी कहते हैं। यह अंशधारी ही इस कंपनी के लाभ तथा हानि के भागी होते हैं। इसका दायित्व सीमित होता है। तो कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, लोगों का समूह है, और वो लोग जो है इकट्ठा होके बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, मतलब व्यवसाय कार्य करते हैं। और ये जो समूह होता है इंडिविजुअल व्यक्ति का, वो इसलिए इकट्ठा होता है ताकि वो एक कानूनी तौर पर कुछ चीज़ें कर सके जिसके पीछे कुछ कॉमन उद्देश्य होता है या कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पर जो कैपिटल होती है, जो पूंजी होती है कंपनी की, उसे छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे भाग में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम शेयर बोलते हैं और हिंदी में इसे हम अंश बोलते हैं। और जो इस शेयर को खरीदता है, इस अंश को खरीदता है, उसे हम शेयर होल्डर बोलते हैं। और यहाँ पर जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है, उनका जो दायित्व होता है, वो कैसा होता है? वो लिमिटेड होता है, वो सीमित रहता है। तो एक कंपनी क्या है? कंपनी है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक लोगों का समूह जो खुद मिलके आपस में काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, और वो काम इसलिए करते हैं ताकि उन्होंने जो सोच के रखा है उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके, कॉमन उद्देश्य को पूरा कर सके। यहाँ पर जो कैपिटल होती है, जो पूंजी होती है कंपनी की, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है जिसे हम शेयर बोलते हैं। और जो भी ये शेयर को खरीदता है उसे हम शेयर होल्डर बोलते हैं। यहाँ पर जो भी शेयर होल्डर होता है उसकी जो लायबिलिटी होती है, उसका जो दायित्व होता है, वो लिमिटेड होता है। शेयर का हिंदी में मतलब होता है अंश, और जो शेयर या अंश खरीदता है उसे हम बोलते हैं अंशधारक। यहाँ पर अंशधारक की जो दायित्व होती है वो लिमिटेड होती है। तो कंपनी कुछ नहीं, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जहाँ पर लोग जो है मिलजुल कर काम करते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, कॉमन पर्पस के लिए। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनकी जो आइडेंटिटी होती है, जो अस्तित्व होता है, वो कंपनी से अलग होता है। मतलब लोगों की आइडेंटिटी, लोगों का अस्तित्व कंपनी के अस्तित्व से अलग होगा, कंपनी की पहचान से अलग होगा। यहाँ पर जो भी लोग काम करते हैं वो कॉमन पर्पस के लिए करते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं, कॉमन उद्देश्य के लिए करते हैं। और कंपनी की जो पूंजी होती है उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है जिसे हम शेयर बोलते हैं या अंश बोलते हैं। और जो इस अंश को खरीदता है उसे हम अंशधारक या शेयर होल्डर बोलते हैं। और यहाँ पर शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होती है या दायित्व जो होता है वो लिमिटेड होता है, मतलब सीमित होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के विशेषताएं। सबसे पहला है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब है कि जो कंपनी होती है उसे रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, और उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो इंडियन कंपनी एक्ट द्वारा या इंडियन कंपनी 1956 के द्वारा ही रजिस्टर किया जा सकता है। तो कंपनी जो है उसे रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी होता है, उसको पंजीयन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब है कि
इसका पंजीयन करना बहुत ज़रूरी है, इसका रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है और इसका जो पंजीयन होता है, रजिस्ट्रेशन जो होता है वो इंडियन कंपनी एक्ट 1956 द्वारा ही किया जाता है। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम व्यक्ति। तो कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल मतलब एक नेचुरल पर्सन नहीं है, जो जैसे कि हम जो मनुष्य हैं, हम जो इंसान हैं, वो उनका जो जन्म होता है वो नेचुरली होता है, हम नेचुरली पैदा होते हैं। लेकिन कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो इंसानों ने ही बनाई है और वो लॉ द्वारा बनाई गई है, वो कानून द्वारा बनाई गई है। इसको बनाने के एक लीगल प्रोसेस होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है और ये किसी भी नेचुरल बर्थ से नहीं बनती। जैसे कि अगर हम बात करें, हम जो मनुष्य हैं वो नेचुरली बने हुए हैं, हम आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हैं, हमें इंसान ने आर्टिफिशियली नहीं बनाया है, हम नेचुरली पैदा होते हैं। लेकिन जो कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती है, क्योंकि इसे बनाया जाता है लोगों द्वारा और कानून द्वारा। ये जो बनती है, इनका जब फॉर्मेशन होता है तो एक लीगल प्रोसेस फॉलो किया जाता है, कानूनी प्रक्रिया फॉलो की जाती है, जिससे ही इसका फॉर्मेशन किया जाता है। कंपनी लॉ द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, वह संपत्ति का क्रय या विक्रय अन्य पक्ष के साथ अनुबंध कर सकती है तथा उस पर अभियोग भी चला सकती है। इसका मतलब है जो कंपनी है उसकी खुद की एक अलग पर्सनालिटी होती है, एक अलग पहचान होती है और वो पहचान लीगल पहचान होती है, कानूनी पहचान होती है। इसका जो एग्जिस्टेंट है उसके मेंबर से अलग होता है, इसका जो वास्तविकता है, इसका जो पहचान है वो अलग होगी और उसके मेंबर जो होंगे, इसके जो सदस्य होंगे, उनकी पहचान क्या होगी, अलग होगी। कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी तो है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका एक रियल एग्जिस्टेंस है। मतलब कंपनी जो है आपके खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, कुछ खरीद सकती है, कुछ बेच सकती है, अपने नाम से ही लोगों को अपॉइंट कर सकती है एज अ एम्प्लॉय और उसी अकॉर्डिंग अपने नाम से वो बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। तो इसलिए बोला जाता है कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ द्वारा बनाई गई है। इसकी जो पर्सनालिटी होती है, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, वो उसके मेंबर से अलग होती है और उसकी पहचान अलग होती है। ये आर्टिफिशियल पर्सन तो है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने ही नाम से दूसरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम से कुछ खरीद सकती है, कुछ बेच सकती है, किसी पर्सन को, किसी इंसान को नौकरी पे रख सकती है, अपॉइंट कर सकती है और बहुत सारी प्रक्रियाएं जो होती है बिजनेस में वो अपने नाम से कर सकती हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है क्रिएटेड बाय लॉ, कानूनी द्वारा बनाई गई। तो कंपनी जो है उसका जो पंजीयन होता है वो कानून द्वारा किया जाता है, उनका रजिस्ट्रेशन जो है कानूनी द्वारा किया जाता है। जब एक कंपनी रजिस्टर हो गई इंडियन कंपनी एक्ट में 1956 में, तो उसके बाद कंपनी फॉर्म की जा सकती है, चल सकती है। तो एक कंपनी हमेशा इनकॉर्पोरेट की जाती है, उसका पंजीयन किया जा सकता है या किया जाता है और उसके बाद वो रजिस्टर होती है इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है सेपरेट नेम, अलग नाम। जो कंपनी होती है उसका एक अलग नाम होता है जो कि उसकी पहचान बताता है। तो हर एक कंपनी का अलग नाम होना चाहिए जो कि हमें कंपनी के बाहरी प्लेस पे मेंशन करना चाहिए। जैसे हम अपने घर के बाहर एड्रेस लिखते हैं, उस एड्रेस में जिसका घर है उसका नाम लिखते हैं, वैसे ही कंपनी का जो है बाहर डिस्प्ले में उसका नाम लिखा होना चाहिए।
और ये ज़रूरी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जो भी महत्व दस्तावेज़ बनते हैं कंपनी के, वो उसके कंपनी के नाम से ही बने। तो कंपनी जो है उसके एक अलग नाम होती है, एक अलग पहचान भी होती है, और जो भी कार्य कंपनी करती है, जो भी एक वर्क कंपनी करती है, जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कंपनी के नाम से ही किए जाते हैं, उसके अलग अपने नाम से ही किए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब है कि जैसे हम नॉर्मली जो इंसान होते हैं वो अपनी साइन कर लेते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं, तो वैसे ही कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब वो कानूनी द्वारा बनाई गई है। तो इसलिए कंपनी भी अपने नाम की सील लगा सकती है, थप्पा लगा सकती है। तो कंपनी जो है उसके पास भी साइन करने का हक होता है, उसकी खुद की एक सिग्नेचर होती है, खुद का एक कॉमन सील होता है, जो एक नॉर्मल इंसान जैसे करता है वैसे वो अपनी खुद की साइन लगा सकती है, सील लगा सकती है। तो कॉमन सील का मतलब कि कंपनी के पास भी खुद की एक सिग्नेचर होती है, जिसको वो यूज़ करती है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में सील लगाने के लिए, महत्व जो दस्तावेज़ होते हैं उसमें सील लगाने के लिए, और बिजनेस पर्पस के लिए। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल स्टेटस। अलग कानूनी स्टेटस जो होता है इंसान का, वो हमें बताना है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है उसकी पहचान जो है वो अलग है, और उसमें काम करने वाले जो लोग रहते हैं उनका जो पहचान है, उसका जो स्टेटस है वो अलग होता है। हम अगर बात करें रिलायंस कंपनी की, तो रिलायंस कंपनी के नाम से ही हम जानते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। तो रिलायंस में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी जो पहचान है वो अलग होगी, रिलायंस कंपनी की जो पहचान है, रिलायंस कंपनी का जो स्टेटस है वो अलग होगा। हम उसके नाम से ही बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर हम उसके नाम को ही यूज़ कर रहे हैं तो वो उसका नाम ही इतना महत्व वाला है, इतना इम्पोर्टेंट रखता है कि उसके नाम से ही बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कंपनी जो है उसका अलग स्टेटस होता है, अलग पहचान होती है, उसमें काम करने वाले जो लोग रहते हैं उसकी पहचान जो होती है वो अलग होती है। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब होता है कि एक कंपनी जो है वो चलती जाती है, चलती जाती है, बंद नहीं होती है। वो एक लंबे समय तक चलती जाती है, और एक कंपनी जो है उसकी जो लाइफ होती है, उसका जो जीवन होता है वो एक स्टेबल होता है और लंबे समय तक उसका जीवन चलते जाता है। इसका मतलब कि कंपनी में भले ही कितने भी मेंबर आए, कितने भी सदस्य आए, कितने भी सदस्य चले जाएं, उससे कंपनी को कभी भी फ़र्क नहीं पड़ता। भले ही किसी कंपनी में किसी की डेथ हो गई, किसी इंसान का एडमिशन हुआ, नया सदस्य आया, तो उससे उस कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि कंपनी जो है चलते जाएगी, उसकी लाइफ जो होगी, उसका जीवन जो होगा वो लंबा रहेगा, वो हमेशा चलते जाएगी और चलते जाएगी। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यही होता है कि कंपनी जो है हमेशा कंटिन्यूटी में चलती जाती है, लगातार चलती जाती है, वो जल्दी बंद नहीं होती है। उसकी लाइफ जो होती है वो बहुत लंबी होती है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेंबर आए या कोई मेंबर जाए, या कोई शेयर होल्डर छोड़ के चले जाए, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि कंपनी जो है लंबे समय तक चलती जाएगी। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब सीमित दायित्व। जो लायबिलिटी है सदस्यों की वो लिमिटेड रहती है, सीमित रहती है। जो लोग इस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, अंश खरीदते हैं, तो उन लोगों को हम अंशधारक या शेयर होल्डर बोलते हैं। तो जो लोग जितना शेयर खरीदेंगे उनकी लायबिलिटी भी उतनी ही रहेगी, उनका दायित्व भी उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा उनकी लायबिलिटी या उनका दायित्व नहीं होगा। तो जितनी लायबिलिटी या जितना शेयर एक मेंबर खरीदता है उसकी लायबिलिटी उतने तक ही लिमिटेड रहेगी, उससे ज़्यादा उसका दायित्व कभी भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट है लार्ज कैपिटल, ज़्यादा पूंजी। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है या एक कंपनी जो है उसका जो पूंजी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसकी कैपिटल बहुत ज़्यादा होती है, और वो कैपिटल, वो पूंजी कहाँ यूज़ की जाती है? कंपनी की फिनेंशियल रिक्वायरमेंट में। मतलब कंपनी को अगर किसी फिनेंशियल
चीज़ों का रिक्वायरमेंट है, पैसों का रिक्वायरमेंट है, बड़ी बड़ी चीज़ें करना है और उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो वो कैपिटल, वो पूंजी हम उस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं और कंपनी को आगे लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है शेयर्स, जिसे हम बोलते हैं अंश। जैसे कि हमने बात किया था उसके परिभाषा में या डेफिनेशन में ही, कि जो एक कंपनी है उसकी जो पूंजी होती है उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। एक कंपनी की कैपिटल को हम छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं और वो ही छोटे छोटे पोर्शन शेयर्स कहलाते हैं या अंश कहलाते हैं। जब हम हमारी कंपनी की पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे तो वो शेयर्स बन जाएंगे और फिर वो शेयर्स जो हैं बांटे जाते हैं या बेचे जाते हैं लोगों को। नेक्स्ट है शेयर होल्डर, अंशधारक जिसे हम बोलते हैं। जो इंसान कंपनी के अंश को खरीदता है या छोटे छोटे हिस्से जो होते हैं उसको खरीदता है, तो वो इंसान शेयर होल्डर कहलाता है या अंशधारक कहलाता है। ये एक्चुअली एक तरीके से ओनर कहलाते हैं कंपनी के। ये जो शेयर खरीदते हैं उन पे उनको कुछ प्रॉफिट मिलता है, कुछ लाभ मिलता है और उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं डिविडेंड। जब भी कोई एक शेयर होल्डर कंपनी के शेयर्स खरीदेगा या जब भी कोई अंशधारक कंपनी के अंश खरीदेगा, तो उनको उस पे कुछ हिस्सा मिलता है लाभ का और उस लाभ के हिस्सों को बोला जाता है डिविडेंड। ये एक तरीके से ओनर कहलाते हैं कंपनी के, इसलिए इनको मैनेजमेंट में जो भी प्रक्रिया होती है उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो शेयर्स की बात करें या अंश की बात करें तो शेयर्स का मतलब है जब पूंजी को या कैपिटल को हम छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, तो वो ही छोटी छोटी इकाई या छोटे छोटे पोर्शन शेयर्स या अंश कहलाते हैं। जब कोई इंसान उस शेयर्स को खरीदता है तो उसे हम शेयर होल्डर बोलते हैं या अंशधारक बोलते हैं और वो अंशधारक एक तरीके से ओनर कहलाता है कंपनी का, जो पार्टिसिपेट कर सकता है मैनेजमेंट के अंदर, प्रबंध के अंदर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यहाँ पर जो शेयर होल्डर होते हैं उनको कुछ प्रॉफिट मिलता है, कुछ लाभ मिलता है और उस लाभ को बोला जाता है डिविडेंड। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BOD बोलते हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं शेयर होल्डर्स के। ये कंपनी में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए मदद करते हैं। मतलब कंपनी में जो महत्व डिसीजन लिया जाता है, महत्व निर्णय लिया जाता है, वो कौन लेता है? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लेते हैं और इन्हीं के द्वारा ही कंपनी के जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं और उसी अकॉर्डिंग कंपनी आगे काम करती है। नेक्स्ट है लार्ज मेंबरशिप, ज़्यादा सदस्यता। एक कंपनी जो है वो लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स द्वारा संभाली जाती है। मतलब एक कंपनी में बहुत सारे इंसान, बहुत सारे लोग जो है काम करते हैं और उस कंपनी को चलाते हैं। एक प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो एक निजी कंपनी की बात करूं तो वहाँ पर कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए कंपनी को चलाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर होने चाहिए कंपनी को चलाने के लिए। अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए जो कंपनी को चला सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी मेंबर हो सकते हैं, यहाँ पर लिमिट उसमें नहीं होती है। तो एक कंपनी जो है वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होके काम करते हैं, एक बड़ा समूह जो है मिलके काम करता है। प्राइवेट कंपनी में, निजी कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर होने चाहिए कंपनी चलाने के लिए। अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूँ तो उसके अंदर कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी मेंबर हो सकते हैं कंपनी चलाने के लिए। नेक्स्ट है लॉफुल बिजनेस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वैध व्यवसाय। एक कंपनी जो है उसी बिजनेस को चला सकती है जो वैध हो।
मतलब जो कानूनी द्वारा वैध की गई हो, जो इल्लीगल ना हो, और उसी बिज़नेस को चला सकती है या उसी तरीके से बिज़नेस को चला सकती है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो। कंपनी हमेशा जो भी एक्टिविटी करेगी, जो भी गतिविधियाँ करेगी, वो कानून के नियम के तहत ही कर पाएगी। अगर ऐसी कोई गतिविधियाँ कर रही है जो कानून के अंदर नहीं आती है, जो इल्लीगल है, तो उस टाइम पे वो कंपनी अपना बिज़नेस लॉफुली नहीं चला पाएगी। तो कंपनी हमेशा कौन सा बिज़नेस चलाती है? लॉफुल बिज़नेस चलाती है, वैध व्यवसाय चलाती है, जो कानून द्वारा मेंशन किया गया हो। अगर कानून के नज़र में कोई चीज़ें इल्लीगल है तो वो कंपनी नहीं कर सकती। तो कंपनी अपना बिज़नेस तभी चला सकती है या उसी अकॉर्डिंग चला सकती है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया गया हो। उसी अकॉर्डिंग वो अपना बिज़नेस चलाएगी, उसी अकॉर्डिंग अपना व्यवसाय चलाएगी और अपने बिज़नेस को आगे लेके जाएगी। तो कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े। सबसे पहला है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इसका मतलब है कि कंपनी जो है उसका पंजीयन करना बहुत ज़रूरी है, उसका रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। और वो रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के अकॉर्डिंग होता है? इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग होता है। कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है, मतलब ये एक नेचुरल व्यक्ति तो नहीं है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कानून द्वारा बनाई गई है, कानून ने बनाई गई है, जहाँ पर ये नॉर्मल व्यक्ति जो चीज़ें करता है उसी अकॉर्डिंग एक कंपनी भी कर सकती है। कंपनी की जो आइडेंटिटी होती है, पहचान जो होती है, वो उसके मेंबर से अलग होती है। कंपनी अपने ही नाम से कुछ चीज़ खरीद सकती है, कुछ चीज़ बेच सकती है। कंपनी अपने नाम से कुछ लोगों को बिजनेस में रख सकती है। तो कंपनी जो है एक तरीके से पर्सन तो है, एक व्यक्ति तो है, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कानून ने बनाई गई है या कानून द्वारा बनाई गई है। क्रिएटेड बाय लॉ मतलब जो कंपनी है वो हमेशा पंजीयन करना ज़रूरी है कानून के द्वारा, और इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो किया जाता है कंपनी एक्ट के द्वारा। सेपरेट नेम, हर कंपनी का अलग नाम होना चाहिए और वो नाम हमें जो बिज़नेस का आउटसाइड है वहाँ पर डिस्प्ले करना चाहिए, और उसी नाम से कंपनी के जो जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट होते हैं या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उसी नाम से किए जाने चाहिए। कॉमन सील मतलब कंपनी की खुद की सिग्नेचर, जैसे एक मनुष्य, एक इंसान की खुद की सिग्नेचर होती है, वो खुद से साइन कर सकता है, वैसे ही कंपनी की खुद की ठप्पा होती है, खुद का एक कॉमन सील होता है जो वो अपने हर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में शो करता है, अपने हर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में लगाता है। सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब है कि कंपनी में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी जो पहचान है वो अलग होती है और कंपनी की खुद की पहचान अलग होती है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि कंपनी जो है वो चलती जाती है लंबे समय तक, उसकी लाइफ जो है बहुत लंबे समय तक रहती है। कंपनी में कोई लोग आए या कंपनी के लोग कोई छोड़ के चले जाए, उससे कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी की जो जीवन है, जो लाइफ है, वो लंबे समय तक कंटिन्यूटी में चलती जाती है। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब सीमित दायित्व। यहाँ पर जो लोग कंपनी के अंश जो खरीदते हैं, शेयर्स जो खरीदते हैं, उनकी जो दायित्व होती है वो सीमित होती है, मतलब उनकी लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहेगी उतने अमाउंट तक जितने अमाउंट तक उनने शेयर्स खरीदा है। लार्ज कैपिटल, यहाँ पर जो पूंजी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो पूंजी इकट्ठा होती है उसी को कंपनी यूज़ करती है अपने आगे के फिनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए। शेयर्स मतलब अंश, यहाँ पर जो कंपनी की पूंजी होती है उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और उसी छोटे छोटे हिस्सों को हम अंश बोलते हैं या शेयर्स बोलते हैं। उसके बाद है शेयर होल्डर्स, जो इन अंश को खरीदता है उसे हम शेयर होल्डर बोलते हैं, अंशधारक बोलते हैं। ये अंशधारक या शेयर होल्डर्स जो बेसिकली ओनर कहलाते हैं कंपनी के, और इनका कुछ हद तक कुछ लाभ का हिस्सा मिलता है। उस लाभ के हिस्सों को या उस शेयर ऑफ प्रॉफिट को बोलते हैं हम डिविडेंड। ये कंपनी के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उसके बाद है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं एक तरीके से शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। यहाँ कंपनी में जो जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, जो जो महत्व डिसीजंस लिए जाते हैं, वो
इन्हीं द्वारा लिए जाते हैं और इन्हीं द्वारा जो भी डिसीजंस लिया जाएगा उसी पे ही कंपनी काम करती है। लार्ज मेंबरशिप, यहाँ पर कंपनी जो है उसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूँ तो 2 मेंबर्स होने चाहिए कंपनी को चलाने के लिए और कम से कम 50। और अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूँ तो वहाँ पर मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए कंपनी को चलाने के लिए और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। लॉफुल बिज़नेस का मतलब है कि कंपनी जो है वो हमेशा अपना बिज़नेस कैसे चलाएगी, कानूनी तहत चलाएगी, कानून में जो लिखा है उसी अकॉर्डिंग चलाएगी और जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है उसी अकॉर्डिंग अपना बिज़नेस को या व्यवसाय को वो चला पाएगी।